नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। शुरू हो चुका है बिल्कुल नए अंदाज में खबरों का बुलेटिन। आपने रील्स तो बहुत देखी होंगी, अब न्यूज रील्स आप देखेंगे। महज 1 मिनट में खबर की पूरी ABCD आप समझ जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। पंजाब में सड़क पर क्यों मचा बवाल, ये हम आपको बताएंगे। हिंसक प्रदर्शन के पीछे कौन है, ये पूरी खबर तफसील से हम आपको समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ श्वेता भट्टाचार्य। देश दुनिया की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। टॉप वायरल वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नए अंदाज और तेवर में न्यूज रील्स। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हुए बात करेंगे। मोहाली में कौमी इंसाफ मोर्चा ने हिंसक प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को दौड़ा कर पीटा। प्रदर्शनकारियों ने तलवार, लोहे के रॉड और दूसरे हथियारों से हमला किया है। कौमी इंसाफ मोर्चा के प्रदर्शनकारी सिख कैदियों की रिहाई और गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन अचानक से ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। शांति से चल रहा प्रदर्शन कैसे हिंसक हो गया, ये हम आपको समझाते हैं। दरअसल मोहाली के VIPS चौक के पास 1 महीने से प्रदर्शन चल रहा है। कौमी इंसाफ मोर्चा के समर्थकों की मांग है और इसे लेकर 3 दिन से पंजाब के मुख्यमंत्री आवास पर भी जाना चाहते थे। कई लोगों के जत्थे ने चंडीगढ़ में दाखिल होने की कोशिश की। इस बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की और उसके बाद माहौल हिंसक तब्दील हो गया। अब इसमें कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं वो आपको बता दें। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। कई पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है। GMSH 16 और करीब 15 पुलिसकर्मियों को भर्ती किया गया है, जिसमें से 2 से 3 लोगों को गंभीर चोट बताई जा रही है। घायलों में RAF के जवान भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिनके सिर, हाथ, पैर और शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने चंडीगढ़ पुलिस की गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचाया है। अब समझिए कि हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस आखिर क्या कार्रवाई करने वाली है। पुलिस के मुताबिक CM आवास का इलाका हाई सिक्योरिटी जोन में आता है और वहां पर प्रदर्शन की मंजूरी है ही नहीं। पुलिस के मुताबिक इलाके में धारा 144 लगी हुई है। पुलिस ने कहा कि इस पूरे मामले में उन सभी के खिलाफ FIR दर्ज होगी जो इसमें शामिल थे। चंडीगढ़ पुलिस के पास बहुत सारी वीडियो और फोटोग्राफ्स हैं, जिसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई की जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला अदालत में तेंदुए के घुसने की खबर सामने आई। खबर लगते ही लोगों में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी मिलते ही पूरे अदालत में वकीलों ने अपने चैम्बर बंद कर लिए। अदालत के दूसरे दरवाजों को भी बंद कर दिया गया और आनन फानन में इसकी जानकारी पुलिस और वन विभाग की टीम को दी गई। और वकीलों ने कैंपस में क्या किया, ये आपको बताते हैं। जानिए कैसे गाजियाबाद कोर्ट परिसर में तेंदुए के आने के बाद वकीलों ने आखिरकार क्या किया। तेंदुए से मुकाबला करने के लिए वकील और कर्मचारी डंडा और फावड़ा लेकर वहां पर पहुंचे, लेकिन तेंदुए को देखते ही वो इधर उधर भागने लगे। अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया तो उन्होंने भी फावड़े से पलटवार किया। तेंदुए के हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल गाजियाबाद के कोर्ट परिसर में तेंदुआ और मौके पर मौजूद लोगों के बीच काफी देर तक आंख मिचौली का खेल चलता रहा और तब तक 10 लोग जख्मी हो चुके थे। वन विभाग की टीम ने कोर्ट परिसर में उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया और करीब 4.5 घंटे बाद उसे बेहोश करके पकड़ लिया गया। तब जाकर के लोगों ने राहत की सांस ली। बात कुदरत के प्रकोप की करते हैं। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भयंकर भूकंप से जान माल दोनों को भारी नुकसान पहुंचा। इस तबाही में तकरीबन 15,000 लोगों की जान चली गई है। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है और लगातार मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में एक वीडियो सामने आया है जिसमें भूकंप के 12 घंटे के बाद एक बच्ची को मलबे से जिंदा बाहर निकाला गया। वीडियो में आप देख पाएंगे कि कैसे कई लोग बच्ची को मलबे से बाहर निकाल रहे हैं। राहत की बात यह है कि बच्ची पूरी तरह से सुरक्षित है और फिलहाल उसे अस्पताल में ऑब्जर्वेशन के तौर पर रखा गया है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर फ्लाइट्स के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हाल ही में ब्राजील में गवर्नमेंट ऑफ GOL एयरलाइंस का एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जहां प्लेन में विंडो सीट के लिए कुछ महिलाएं जो हैं जमकर लड़ाई करती नजर आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक महिला यात्री ने साथ में ट्रैवल कर रही अपनी महिला से अपने बच्चे के लिए विंडो सीट की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उस यात्री ने साफ तौर पर मना कर दिया। इसी बात पर महिला नाराज हो गई और सहयात्री के परिवार पर हमला करना उसने शुरू कर दिया।
और इन दिनों पाकिस्तान बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है, ये हर कोई जानता है। पाकिस्तान में पावर क्राइसिस हो चुकी है और इसके कारण पाकिस्तान के कई बड़े शहर में अंधेरा भी छाया हुआ है। इसी बीच पाकिस्तान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर कुछ पाकिस्तानी बच्चों को बिजली के खंभों पर चढ़ा करके तार पर लटक कर खेल खेलते हुए देखा जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान में लोगों को एलपीजी की कमी होने पर प्लास्टिक के बैग में भर करके ले जाते हुए देखा था। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बुजुर्ग महिला पूरे जोश के साथ नदी में गोता लगाती हुई नजर आ रही है। साड़ी पहनकर नदी में गोता लगाते हुए महिला का वीडियो तमिलनाडु के थामिराबरानी नदी का है। 60 साल की उम्र में बुजुर्ग महिला का ऐसा खतरनाक स्टंट देखकर लोग सोशल मीडिया पर काफी मजेदार रिएक्शंस दे रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में सांड के सामने स्टंट करना इस शख्स को काफी महंगा पड़ गया। वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कोई खेल चल रहा होता है। इसी बीच रिंग के अंदर एक शख्स गुस्सैल सांड के आगे आकर खड़ा हो जाता है और सांड उसे उठाकर पटकता है। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में जवाब देने वाले हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने यह कहा कि प्रधानमंत्री आज सदन में दोपहर 2 बजे जवाब देंगे। लोकसभा की तरह आज राज्यसभा में भी जोरदार बहस की उम्मीद है। अडानी मसले को लेकर के विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। आज राज्यसभा में पीएम बोलेंगे, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया था। अपने 85 मिनट के भाषण में अडानी का जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन पीएम ने विपक्ष की एकता से लेकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर जमकर तंज कसे। पीएम ने कहा कि चुनाव हार जाओ तो ईवीएम को गाली, कोर्ट का फैसला पक्ष में ना हो तो सुप्रीम कोर्ट को गाली, सेना पराक्रम दिखाए तो सेना को गाली। उन्होंने कहा कि 9 साल में विपक्ष ने आलोचना नहीं, बस मन गढ़ंत आरोप लगाए। वहीं राहुल गांधी ने क्या कहा ये भी आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि पीएम ने किसी मुद्दे पर जवाब नहीं दिया। अडानी मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ भी नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी सभी को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और लोकसभा में विपक्ष ने अडानी और पीएम मोदी पर आरोपों की बौछार करते रहे और जवाब की मांग करते रहे। कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर ने यह कहा कि पीएम ने भाषण तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन जो भी विपक्ष ने सवाल पूछा उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बात अगली खबर की। पसमानदा मुस्लिमों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी एक नए अभियान की शुरुआत करने जा रही है। अपने इस अभियान के तहत बीजेपी सूफी संवाद का महाअभियान शुरू करेगी। इसके लिए बीजेपी ने प्रयास तेज कर दिए हैं। सूफी विचारधारा को बढ़ावा देने के मकसद से बीजेपी का ये बड़ा अभियान है। इसके लेकर तैयारियां जोर शोर से बीजेपी की ओर से की जा रही हैं। बीजेपी के नई सूफी संवाद के महाअभियान के लिए पार्टी ने एक कमेटी का गठन भी किया है। कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ने के लिए सूफी संवाद महाअभियान को लेकर ये कमेटी जो है वो गठित की गई है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने सुहेब कासमी को ये जिम्मेदारी सौंपी है। खास बात तो ये है कि कमेटी में अजमेर शरीफ और निजामुद्दीन दरगाह से भी लोगों को जोड़ा गया है। अब ये समझिए कि आखिर बीजेपी सूफी संवाद महाअभियान के जरिए क्या हासिल करना चाहती है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि यही वो रास्ता है जो आतंकवाद, कट्टरता को खत्म करने और अमन की तरफ आगे बढ़ाएगा। जहां पर उन्होंने ये भी कह दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी का झुकाव सूफीज्म को लेकर के काफी रहा है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी सूफी से जुड़े प्रोग्राम में आए हुए थे। और न्यूज रूल में बात अगली खबर की। हिमाचल के सोलन के पास औद्योगिक शहर बद्दी में एक निर्माणाधीन भवन का लेंटर गिरने से बड़ा हादसा सामने आया। हादसे के वक्त मजदूर लेंटर डालने का काम कर रहे थे और देखते ही देखते निर्माणाधीन इमारत धराशायी हो गई। जानकारी के मुताबिक 4 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से 3 मजदूरों ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचा ली। हालांकि एक मजदूर मलबे के नीचे दब गया, जिसके बाद उसे मलबे से बाहर रेस्क्यू किया गया। वहीं अहमदाबाद में दिल दहला देने वाला मामला जो है सामने आया है, जहां गार्डन में एक शख्स की फावड़े से हत्या कर दी गई। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गार्डन में एक शख्स बैठा हुआ इसमें आपको नजर आएगा। दूसरा शख्स भी वहां पर मौजूद है और देखकर ऐसा लग रहा है कि वो शख्स कुछ तलाश रहा है। लेकिन जैसे ही पार्क से लोग चले जाते हैं तो अचानक सफेद टी शर्ट पहना हुआ ये शख्स हाथ में फावड़ा लेकर वहां पहुंचता है और चारपाई पर लेटे हुए शख्स पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देता है। मृतक शख्स सिक्योरिटी गार्ड बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
खुलेआम अधिकारियों को धमकाने वाला ये जनाब कांग्रेस में विधायक है। रतलाम के बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल एक प्रदर्शन के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने स्थानीय प्रशासन को खुलेआम धमकी दे डाली। और इस दौरान विधायक ने लोगों को ये भी कहा कि प्रदेश में 8 महीने बाद कांग्रेस की सरकार आ रही है, 8 महीने बाद कहां जाओगे ये पता भी नहीं चलेगा। अब आपको बताते हैं कि केरल के जंगल में क्या हुआ। दरअसल यहां से एक वीडियो सामने आया। वीडियो में एक शख्स रबर टैपिंग करता हुआ नजर आ रहा है। शख्स के पास ही हाथियों का एक झुंड खड़ा है। जैसे ही शख्स उसके नजदीक के पेड़ से पदार्थ निकालने को जाता है तो हाथ उठाकर हाथियों को वहां से हाँकने लगता है। इतने में एक हाथी शख्स के नजदीक आने से भड़क जाता है। वो अचानक उस व्यक्ति को दौड़ा देता है और शख्स वहां से तेजी से भाग निकलता है। रामचरितमानस पर अपने विवादित बयानों से भारी आलोचना के शिकार हुए स्वामी प्रसाद मौर्य रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को संशोधित या प्रतिबंधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने ये चिट्ठी राष्ट्रपति को भी भेजी है। उन्होंने कहा है कि मुझे भरोसा है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। और रामचरितमानस पर दिए अपने विवादित बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से सफाई दी है। उन्होंने कहा कि तथाकथित बुद्धिजीवी उनकी मांग को तोड़ मरोड़ कर उनके बयान को पेश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने रामचरितमानस की चौपाइयों के आपत्तिजनक अंश हटाने की बात की है, लेकिन तथाकथित बुद्धिजीव इसको आराध्य श्री राम धर्म रामचरितमानस से जोड़ते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद बताया कि उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा। उन्होंने कहा कि मैंने पत्र में लिखा है कि किस तरह से इन पंक्तियों से दूसरे लोगों को अपमानित और प्रताड़ित किया जाता है। मौर्य ने कहा कि उन्होंने चिट्ठी में इस बात का भी हवाला दिया है कि जिस तरह से पीएम मोदी को भी अपमानित होने का दंश झेलना पड़ा था, क्योंकि 2014 में उनके साथ अपमानजनक टिप्पणी का जिक्र उन्होंने खुद किया था। गुजरात में अब अहमदाबाद का नाम बदलने की मांग तेज होने लगी है। एबीवीपी का कहना है कि अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती करने को लेकर वो अभियान शुरू करने वाले हैं। 5000 छात्रों के बीच अहमदाबाद का नाम कर्णावती करने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। एबीवीपी ने ये भी कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर राजस्व अधिकारी, कलेक्टर, कॉलेज प्रिंसिपल और जहां कहीं भी जरूरी होगा ज्ञापन सौंपेंगे। अहमदाबाद का नाम बदले जाने का एबीवीपी का ये कदम गुजरात के तत्कालीन डिप्टी सीएम नितिन पटेल के उस बयान के बाद है जिसे उन्होंने 5 साल पहले दिया था। गुजरात के तत्कालीन डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने यह भी कहा था कि यदि कोई भी कानूनी अड़चन नहीं आती है तो पूरा समर्थन मिलता है, वो अहमदाबाद का नाम कर्णावती करने की कोशिश जरूर करेंगे। इधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। गुजरात में एआईएमआईएम के नेता दानिश कुरैशी ने कहा है कि असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण जैसे अप्रासंगिक मुद्दों को जीवित रखना चाहती है। वहीं अहमदाबाद का नाम बदलने जाने की चर्चा से पहले लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर करने के लिए बीजेपी सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। उधर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमला बोलते हुए ये कहा है कि बीजेपी सरकार अपनी असफलता पर पर्दा डालने के लिए ऐसा प्रयास कर रही है। बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी, लूट, खत्म हो रहे विकास कार्य, राष्ट्रीय संपत्ति बेचने जैसे अपराध से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के प्रयास बीजेपी सरकार लगातार कर रही है। और अब बात एक अहम खबर की कर लेते हैं, जहां पर तुर्की में भीषण भूकंप के आने के 2 दिन बाद भूकंप के केंद्र रहे एल्बिस्टन में मलबे में 1-2 महीने का बच्चा जिंदा मिला है। तुर्की की न्यूज एजेंसी ने दावा किया है और ये वीडियो भी रिलीज किया है जिसमें बच्चा अंगूठा चूसता हुआ नजर आ रहा है और बचावकर्मी उसे कंबल में लपेटते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चे की मां को पहले बचा लिया गया था। तुर्की में भूकंप के बाद सड़कों पर लंबा जाम लग गया। हाईवे पर लोग गाड़ियों में घंटों इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे। देश के कई शहरों में भारी तबाही के बाद लोग इधर उधर जा रहे हैं। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़कें बर्फ से पटी हुई हैं। ऐसे में लोगों के सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी हैं। बर्फीले तूफान का ये वीडियो रूस के एक शहर से सामने आया है। यहाँ पर बर्फीले तूफान ने पूरे शहर को अस्त व्यस्त कर दिया है। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान ने सड़क से लेकर रेल यातायात को ठप कर दिया है। कई शहरों में पावर सप्लाई भी ठप है।
और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर ऑस्ट्रेलिया की है, जहां पर 2 पायलट बोइंग 737 को लेकर के आग पर काबू पाने के लिए निकल पड़े हैं। और जैसे ही वो ऑपरेशन को खत्म करने बेस की तरफ लौट रहे थे, अचानक से उनके विमान में कुछ कमी आ गई और वो क्रैश हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में दोनों ही पायलट ने वक्त रहते कूद करके पैराशूट की मदद से अपनी जान बचा ली। आपको ये भी बता दें कि इस बोइंग 737 को खास फायर फाइटर्स के लिए कन्वर्ट करके बनाया गया था। तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव से सामने आई, जहां पर समंदर के तट पर सफेद रंग की फोम नजर आ रही है। समंदर से फोम का तट पर जाना वैसे तो नॉर्मल माना जाता है, लेकिन इजराइल के संदर्भ में अगर ये बात करें तो ये काफी असामान्य है। स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक ये झाग मेडिटेरेनियन सागर से तेल अवीव के तट पर आया है और ये मतलब इसका ये होता है कि समंदर में तेज हवाएं और बड़ी लहरें ऑर्गेनिक मटेरियल को मथती हैं।